नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज बात बदायूं लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा कोड है 23। बदायूं के नाम को लेकर के कई दंत कथाएं प्रचलित हैं, कई अलग अलग उदाहरण, कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं कि किस तरीके से बदायूं का क्या नाम रखा गया या पहले क्या नाम हुआ करता था। यहाँ कहा जाता है कपिल मुनि का एक आश्रम मौजूद है, वो अभी भी वहाँ पर भौतिक रूप से मौजूद है। साथ ही साथ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने यहीं पर तपस्या की थी। एक गुफा मौजूद है जिसका भगीरथ गुफा उसका नाम है। इसमें राजा सगर के जो पुत्र थे उनकी मूर्तियां थीं। एक शिवलिंग भी मौजूद था जो बाद में चोरी हुआ, फिर शिवलिंग बरामद हुआ और सगर के पुत्रों की मूर्तियां खोज का विषय है और लगातार कई बार चर्चा में आती जाती रहती हैं। इस गुफा के पास में ही गंगा की एक पतली धारा बहती है जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये पर्यटन का स्थल नहीं है, बावजूद इसके बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। विधानसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पर, गुन्नौर, बिसौली, सहसवान, बिलसी और बदायूं। सहसवान की जो विधानसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, वहीं बिसौली की जो विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अब लोकसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा के दृष्टिकोण से जब चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो उसमें साल 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव जब देश में हुआ तब इस लोकसभा पर भी चुनाव हुए थे। 52 और 57 में ये सीट कांग्रेस के पाले में रही थी। फिर उसके बाद ये सीट 62 और 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ के खाते में रही। फिर से उसके बाद 77 में जब चुनाव हुआ तो नहीं, 71 का जो चुनाव हुआ उसके पहले उसमें कांग्रेस, और फिर 77 के चुनाव में भारतीय लोकदल के हिस्से में ये सीट गई। ओंकार सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1980 में इस सीट पर कांग्रेस आई और मतलब जो इंदिरा की कांग्रेस थी उसके टिकट पर चुनाव लड़के मोहम्मद असरार अहमद यहां से सांसद चुने गए थे। और फिर साल 1984 का जब लोकसभा चुनाव आया तो सलीम इकबाल शेरवानी यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। साल 1989 के चुनाव में यहाँ पर शरद यादव जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए थे। शरद यादव 1984 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से उम्मीदवार थे, पर जब ये चौधरी चरण सिंह के करीबी थे, चौधरी चरण सिंह की पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया, पर उस चुनाव में ये हार गए थे। उस चुनाव में हारने का सबसे बड़ा कारण राजीव गांधी थे। राजीव गांधी की सलीम इकबाल शेरवानी से बेहद नज़दीकी हुआ करती थी और इलाहाबाद से सलीम इकबाल शेरवानी को चुनाव लड़ने के लिए बदायूं राजीव गांधी ने ही बुलाया था। शरद यादव ये चुनाव हारे और फिर जब 89 का चुनाव आया तो सलीम इकबाल शेरवानी इस सीट से चुनाव नहीं लड़े थे और इस बार शरद यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1991 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो यहाँ से स्वामी चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। और इसके बाद फिर जब 1996 का लोकसभा चुनाव हुआ तो सलीम इकबाल शेरवानी उस वक्त समाजवादी पार्टी में आ चुके थे, सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। उस समय समाजवादी पार्टी के हिस्से में जब ये सीट गई तब से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने लगी। उसके बाद 1998, फिर 99, उसके बाद 2004 का चुनाव सलीम इकबाल शेरवानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से जीते। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया, सलीम इकबाल शेरवानी को यहाँ से चुनाव न लड़ा करके मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। इससे सलीम इकबाल शेरवानी नाराज हुए और छोड़ करके अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि चुनाव जीतने में वो कामयाब नहीं हो पाए, तीसरे नंबर पर रहे थे। दूसरे नंबर पर रहे थे डीपी यादव जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनकी गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। साल 2009 में धर्मेंद्र यादव यहां से बतौर सांसद हुए। फिर 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के हिस्से में ही ये सीट रही। धर्मेंद्र यादव यहां से फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को यहां से चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार बनाया। संघमित्रा मौर्य वोटों को इकट्ठा करने में कामयाब रही और दूसरी बार इस सीट पर कमल खिलाने में भी कामयाब रही। बतौर सांसद 2019 में डॉक्टर संघमित्रा मौर्य यहां से चुनाव जीती। अब इस सीट पर जब बड़े नेताओं की बात की जाए, प्रभावी नेताओं की बात की जाए, जिनका जोर इस सीट पर वोटरों पर चलता है, उनकी बात की जाए तो बतौर सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य से शुरुआत होगी। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य अपने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं।
इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ और 3 जून 1985 को उनका जन्म हुआ। उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो आगे बढ़ी, फिर वो मेडिकल सेक्टर में आई। लखनऊ के इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया। उसके बाद इनका विवाह जो था वो डॉक्टर नवल किशोर साक्य हैं। कासगंज जिले का सिरपुरा गांव है, सिरपुरा एरिया है, सिरपुरा एक ब्लॉक है, वहां पर इनका विवाह हुआ। और जो नवल किशोर साक्य हैं उनकी भी राजनीतिक सक्रियता रहती है। उन्हें समाजसेवी के तौर पर जाना जाता है। वो कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं, लखनऊ में प्रैक्टिस भी करते हैं। संघमित्रा मौर्य की बात की जाए तो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उनके हुई कि सिरपुरा से वो जिला पंचायत की सदस्य हुई। फिर 2012 में एटा के अलीगंज के विधानसभा सीट से वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई। फिर 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनको बहुजन समाज पार्टी ने मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के सामने उन्हें बतौर उम्मीदवार उतारा। उस समय उन्होंने कई विवादित बयान भी दिए थे कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कह दिया था कि चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव की स्थिति भैंस चराने लायक कर दूंगी। इस टाइप को लेकर के बहुत चर्चा में रही थी। ये बयान उनके काफी चर्चित रहे थे। हालांकि चुनाव जीतने में वो कामयाब नहीं हो पाई। 2019 में, जब उसके पहले ही 2018 में 18 के अंत में ये स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आ गए, फिर संघमित्रा मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई और इनको भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया बदायूं से, और ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। बतौर सांसद इस वक्त वहां पर काम करती हैं और खासी सक्रिय मानी जाती हैं अपने क्षेत्र में। इसके बाद दूसरा नाम आता है धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव 3 फरवरी 1979 में इटावा में इनका जन्म हुआ। मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, वहां से LLB किया इन्होंने, फिर बाद में राजनीति शास्त्र से MA किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बतौर छात्र नेता ये स्थापित हुए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज भी इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है, खासे लोकप्रिय माने जाते हैं छात्रों और छात्र नेताओं के बीच में। साथ ही जो धर्मेंद्र यादव की व्यक्तिगत छवि है वो ऐसी छवि है कि वो छात्रों के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, उनकी हर तरीके से सहायता करते रहते हैं। कई बार छात्र आंदोलनों को लेकर के भी सक्रिय रहे। 2004 में मैनपुरी की भी लोकसभा सीट से जब उपचुनाव हुआ, मुलायम सिंह यादव ने सीट छोड़ी तो इन्हें पहली बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और ये सांसद हुए। 2005 से 2007 तक इन्होंने उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। फिर 2009 में सलीम इकबाल शेरवानी जो 5 बार के सांसद थे बदायूं सीट पर, उनका टिकट काट करके इन्हें चुनावी मैदान में लाया गया। ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2014 में जब पूरे देश में मोदी की लहर चल रही थी, नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था, उस वक्त भी ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही और धर्मेंद्र यादव यहां से दूसरी बार सांसद हुए। फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं रह पाए और डॉक्टर संघमित्रा मौर्य से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तीसरा नाम आता है सलीम इकबाल शेरवानी का। 22 मार्च 1953 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इलाहाबाद के एक बड़े औद्योगिक घराने से इनका संबंध है। इनका जो परिवार है वो इंदिरा गांधी के बेहद करीबी माना जाता था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सलीम इकबाल शेरवानी की नज़दीकी राजीव गांधी से बढ़ी। राजीव गांधी ने इन्हें 1984 में बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए बोला, बदायूं में लेकर के आए। बदायूं से इन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया। ये चुनाव जीते और इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई बदायूं से ही। बदायूं में पहली बार सांसद हुए। फिर 1989 का चुनाव ये लड़ने के लिए एटा चले गए। हालांकि ये वहां पे अपनी सीट नहीं बचा पाए। 91 में फिर से इनकी 1991 में फिर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बदायूं की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। वापसी हो गई इनकी अपने मूल सीट पर। हालांकि उस वक्त ये चुनाव जीत नहीं पाए थे। भारतीय जनता पार्टी के चिन्मयानंद ने इन्हें चुनाव हराया था। उसके बाद कांग्रेस से इनकी खटास हो गई। फिर ये समाजवादी पार्टी में आ गए। 1996 का चुनाव ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़े और फिर तब से 2004 तक लगातार सांसद रहे। IK गुजराल की जब केंद्र में सरकार थी तो मंत्री रहे। और इनकी जो पकड़ है वो मुस्लिम वोटों के साथ साथ जो वहाँ अन्य जातियों के लोग हैं, बतौर नेता इनकी उसमें अच्छी खासी पकड़ है, साफ सुथरी छवि है। इस नाते इनके पास वोटरों का जो इनका एक सेट तबका है जो बिल्कुल इनके साथ लगा रहता है। 2009 में जब इस सीट से धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया गया तो ये कांग्रेस में गए। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हारे।
फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में इनकी वापसी हो गई, फिर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से ये चुनाव के पहले ही कांग्रेस में गए, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, फिर से चुनाव हार गए। 2020 में इन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी वापसी कर ली है और अब ये समाजवादी पार्टी में ही है। इनके बाद इस सीट पर नाम आता है डीपी यादव का। डीपी यादव अमरोहा के किसान परिवार में जन्मे, आज उनको एक बाहुबली के रूप में जाना जाता है। इन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के साथ की। 1989 में इन्हें समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुलायम सिंह यादव ने ही कह करके बुलंदशहर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। ये चुनाव जीते और फिर जब सरकार में ये मंत्री हुए, पंचायती राज का जिम्मा संभाला इन्होंने। बाद में इनकी मुलायम से खटास हुई। फिर साल 2004 में एक बार ये तब चर्चा में आए थे जब ये अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी नजदीकी बढ़ गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी में लाया गया था। 4 दिन ये भारतीय जनता पार्टी में रहे। मीडिया में खूब किरकिरी हुई अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की, तो 4 दिन के बाद ये भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए। 2007 में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन दल बनाया और 2007 का विधानसभा चुनाव पति पत्नी लड़े और दोनों ही अपनी अपनी सीटों से जीतने में कामयाब रहे। ये डीपी यादव खुद सहसवान सीट से विधायक चुने गए थे, तो इनकी पत्नी बिसौली की विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि 2011 में अपने डिक्लेरेशंस ना देने के कारण इनका इलेक्शन जो है रद्द कर दिया गया था, इनका चयन रद्द कर दिया गया था। 2009 का चुनाव ये बसपा से लड़े, बदायूं बसपा में आ गए थे, फिर बसपा की सीट से बदायूं से चुनाव लड़े, हारे। डीपी यादव की गिनती उस क्षेत्र में बड़े बाहुबली नेता के तौर पे की जाती है। वो शराब के बड़े कारोबारी हैं, होटल उद्योग का कारोबारी है, उनके पास शुगर और पेपर जैसे बड़े मिल हैं। साल 1992 में जो दादरी में भाटी हत्याकांड हुआ था, भाटी दादरी के विधायक थे, उसमें हत्याकांड में इनका नाम आया था, लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चली थी। 2015 में इन्हें उम्र कैद की सजा हो गई, वर्तमान समय में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। अब इस सीट पर जब चुनावी समीकरण की बात की जाए तो 18 लाख करीब वोटर हैं यहाँ पर, 18 लाख के आसपास वोटर 2019 के आंकड़े के हिसाब से। इसमें इस सीट पर मुस्लिम और जो यादव मतदाता हैं उनका ही एक समीकरण सेट है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ मानी जाती है। यहाँ मुस्लिम वोटर करीब 3.5 लाख हैं, यादव वोटर करीब 4 लाख के आसपास हैं, 2 लाख दलित, ठाकुर और ब्राह्मण 1-1 लाख, तो वहीं मौर्य और शाक के करीब 2,70,000-75,000 के आसपास इन वोटर्स की संख्या है। अब ये जो समीकरण है वो अपने आप ही ये बताते हैं कि क्यों यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत रहती है। हालांकि बसपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का जो वोट बैंक था, जो यादव के अलावा अनुसूचित जातियों की श्रेणी में जो अन्य जातियां आती हैं उनको एकत्र करना ही उनका काम था और उनके बीच में उनकी पकड़ अच्छी खासी मानी जाती है। इसी को भुनाने के लिए ही डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव मैदान में उतारा था। कि हालांकि जो इस 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी था, बावजूद इसके धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। संघमित्रा मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटों के साथ साथ, चूंकि वहां के स्थानीय जो साके उसी समाज से ही आती हैं, तो वो उन वोटों को भी समेटने में कामयाब हो गई और यही कारण है कि इतने सालों के बाद वो सीट दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है। अब आने वाले चुनाव में ये देखना होगा कि ये समीकरण जो बिखराव हुए या बसपा के साथ गठबंधन को लेकर के जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर था वो कितना नाराज हुआ और उसका जो विघटन हुआ, उन विघटित वोटों को समेटने में भाजपा और संघमित्रा मौर्य, अगर संघमित्रा मौर्य फिर से चुनाव में आती हैं या जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक को भुनाने में कितना कामयाब हो पाती है। धन्यवाद।